जैसे ही ईरान ने इजराइल को खुली धमकी दी, उसी के बाद अमेरिका की बेचैनी और डर बढ़ने लगा है। दमिश्क में ईरानी कॉन्सुलेट पर हमला करके अमेरिका और इजराइल को अब डर सताने लगा है कि कहीं ईरान कोई बड़ा हमला ना कर दे। इसलिए अमेरिका ने पहले ही इस पर सफाई देना शुरू कर दिया है और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अपने डर को जताते हुए वाजे किया है कि उसको ईरानी कॉन्सुलेट पर हमले के साथ कोई लेना देना नहीं है, ना वो इसके बारे में जानता है। कॉन्सुलेट पर हमले के बाद ईरान ने इजराइल को धमकाया, लेकिन हाथ पैर अमेरिका के फूल गए। अमेरिका खुद ही यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अपनी सफाई देने पहुंच गया और इस हमले से पल्ला झाड़ने लगा है। सीरिया में ईरानी कॉन्सुलेट पर हुए हमले के बाद से इजराइल घिरता जा रहा है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में ईरान की डिप्टी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ज़हरा इरशादी ने इजराइल को लताड़ते हुए कहा कि ईरान के कॉन्सुलेट में हुए हमले की पूरी जिम्मेदारी इजराइल को लेनी होगी। उन्होंने आगे कहा कि ईरान अभी सब्र रख रहा है, लेकिन हम इस हमले का जवाब देने का हक रखते हैं और हम जरूरी सही वक्त में इसका जवाब देंगे। इरशादी ने सिक्योरिटी काउंसिल से हमले की मजम्मत करने को कहा और इजरायली हमले को यूनाइटेड नेशंस के उसूलों के खिलाफ बताया। इरशादी ने इजराइल पर गजा में कत्लेआम करने का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि गजा के मुसलमानों पर हो रहे इजरायली जुल्मों की जवाबदेही तय की जाए। इजराइल भूख का इस्तेमाल गजा में हथियार के जैसे कर रहा है। इजराइल गजा में जेनोसाइड कर रहा है क्योंकि वो फिलिस्तीनी मुसलमानों को उनकी जमीन से मिटाना चाहता है। इरशादी ने अमेरिका को भी निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका इजराइल को बचा रहा है। एक तरफ तो अमेरिका इजराइल को हथियार दे रहा है, वहीं दूसरी तरफ उसके जुल्मों से नजरें फेर रहा है। उधर अमेरिका का दोहरा चेहरा भी सबके सामने आ गया। अमेरिकी डिप्लोमेट रॉबर्ट वुड ने कॉन्सुलेट में हुए हमले को लेकर अपनी हुकूमत का बचाव तो किया, लेकिन इजराइल के जुल्मों पर एक लफ्ज नहीं कहा। अपने पूरे खिताब में उसने सिर्फ दूसरों पर इल्जाम लगाए। वुड ने ईरानी कॉन्सुलेट में हुए हमले में शामिल होने से इनकार करते हुए ईरान पर उस इलाके में तनाज़ा फैलाने का इल्जाम लगा दिया। वुड ने कहा कि इजराइल पर 7 अक्टूबर के हमले के बाद से अमेरिका ने ईरान को बार बार चेताया कि उसे इलाके में प्रॉक्सी वॉर से बचना चाहिए, लेकिन ईरान ने उसे नजरअंदाज कर दिया। ईरानी कॉन्सुलेट में हुए इस दहशतगर्दाना हमले के बाद रूस ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई थी। यूएनएससी में रूस की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव वसीली नेमेंजिया ने सख्त लफ्जों में हमले की मजम्मत की और कहा कि इजराइल जानबूझकर इलाके में तनाज़ा बढ़ा रहा है। उन्होंने इजराइल को लताड़ते हुए कहा कि उसे इस तरह के गैर जिम्मेदाराना कार्रवाई से बचना चाहिए। नेमेंजिया ने काउंसिल के मेंबरान को भी सुनाया। उन्होंने मेंबरान को सुनाते हुए कहा कि अगर आज हमें कॉन्सुलेट और डिप्लोमेट्स पर हमले नहीं रोके तो अगली बार किसी और मुल्क के डिप्लोमेट मिशन पर हमले होंगे। चीन के डिप्लोमेट गेंग शुआंग ने ईरान के कॉन्सुलेट पर हुए हमले की मजम्मत करते हुए इसे यूनाइटेड नेशन के उसूलों के खिलाफ बताया। गेंग ने कहा कि अक्टूबर में गजा में जंग शुरू होने के बाद से मकानों, स्कूलों, अस्पतालों और राहत पहुंचा रहे लोगों पर इजराइल हमले कर रहा है, जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ गजा के मुसलमानों की हिम्मत तोड़ना है। इजराइल ने सभी इंटरनेशनल लॉ और यूनाइटेड नेशन के उसूलों को तार-तार कर दिया है। इजराइल की कार्रवाई से गजा कब्रिस्तान बन गया है। दूसरी तरफ अरब के मुल्क भी फिलिस्तीनी मुसलमानों के साथ झूठी हमदर्दी के तमाशे को जारी रखे हुए हैं। कल जॉर्डन के बादशाह अब्दुल्ला II ने गजा में तुरंत जंगबंदी की झूठे वादे को फिर दोहराया। न्यूज एजेंसी पेट्रा ने बुध को बताया कि जॉर्डन के बादशाह अब्दुल्ला ने फिलिस्तीनी सदर महमूद अब्बास के साथ फोन पर बातचीत कर मदद की उम्मीद दी। ताहम अब्बास ने फिर जंगबंदी और मदद की गुहार लगाई। वहीं फिलिस्तीन ने फिर यूनाइटेड नेशन में फुल मेंबरशिप की बात दोहराई। दरअसल 2011 से ही फिलिस्तीन की मेंबरशिप पर अमेरिका अड़ंगा लगा रहा है। अमेरिका चाहता है कि इजराइल और फिलिस्तीन आपस में फिलिस्तीन की जमीन बांट लें, उसके बाद ही मेंबरशिप पर बात होगी। आपको बता दें 140 मुल्क फिलिस्तीन की मेंबरशिप की हिमायत करते हैं, लेकिन अमेरिका बार बार मेंबरशिप पर अड़ंगा लगाता है। ताहम 7 अक्टूबर के हमले के बाद शुरू हुए जंग के बाद फिलिस्तीन फिर से यूनाइटेड नेशन की फुल मेंबरशिप की कोशिश कर रहा है, लेकिन अमेरिका और उसके दोस्तों ने इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया है। फिलहाल गजा में जंगबंदी के कोई आसार नजर नहीं आ रहे और ऐसा लगता है कि गजा के बेगुनाह मुसलमान इसी बेबसी में ईद मनाएंगे। गजा में जारी जंग के बीच अमेरिकी मुसलमानों ने जो बाइडेन की इफ्तार पार्टी के न्योते को ठुकरा दिया। बता दें हर साल व्हाइट हाउस में इफ्तार पार्टी दी जाती है, जिसमें अमेरिकी सदर जो बाइडेन भी शामिल होते हैं।
ताहम मुसलमानों के इफ्तार पार्टी के न्योते को ठुकराए जाने के बाद छोटी इफ्तार पार्टी कराने का फैसला किया गया है। मुस्लिम मुआशरे की अगुवाई करने वाले एक शख्स ने बताया कि पिछले साल व्हाइट हाउस में कराए गए इफ्तार में हमने हिस्सा लिया था, लेकिन हम कैसे उस हुकूमत के साथ बैठे जो इजराइल में गजा के कत्लेआम में मदद कर रहा है। अमेरिका में बड़ी तादाद में मुस्लिम आबादी रहती है जिनका वहां की सियासत में अहम किरदार है। गजा में जंग शुरू होने के बाद से ही अमेरिका के मुसलमान बाइडेन से खफा हैं। ऐसे इम्कान है कि साल के आखिर में होने वाले इंतखाब में अमेरिकी सदर को बड़ा सियासी नुकसान होने वाला है। उत्तर प्रदेश के संभल शहर के इमाम मौलाना आफ्ताब हुसैन ने ईद को लेकर मुसलमानों को हिदायत दी है। उन्होंने मुसलमानों से ईद की नमाज आम रास्तों पर नहीं अदा करने की अपील की है और इसके साथ ही उन्होंने लोगों से ईद अमन और चैन से मनाने की अपील की है। बीते महीने संभल के मस्जिद के अंदर जुमे के नमाज के दौरान बीजेपी और समाजवादी पार्टी के कारकुनों के बीच किसी बात को लेकर मारपीट हो गई थी, जिसके बाद आसपास के इलाकों में तनाज़ा बढ़ गया था। झगड़े की वजह मस्जिद की 21 दुकानों का किराया था। इस झगड़े में कई लोग घायल हो गए थे, जिसके बाद इलाके में बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया था। ताहम पुलिस ने इस झगड़े में शामिल 8 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भी भेजा था। लगातार बिगड़ते हालात को देखते हुए आने वाले अलविदा जुमे के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। समाजवादी पार्टी लोकसभा इंतखाबात से पहले मुरादाबाद में मुश्किलों में नजर आ रही है। गुज़श्ता दिनों समाजवादी पार्टी ने साबिक पार्लिमानी मेंबर एसटी हसन का टिकट काट रुचि वीरा को टिकट दिया था, जिससे मकामी मुसलमान काफी खफा हैं। दरअसल मुरादाबाद की 45% से ज्यादा आबादी मुस्लिम बिरादरी की है और यहाँ से मुस्लिम उम्मीदवारों को इंतखाबी मैदान में उतारने का रिवाज रहा है। ताहम समाजवादी पार्टी ने रिवाज को दरकिनार करते हुए रुचि वीरा को टिकट दे दिया, जिसके बाद मुरादाबाद के पार्टी कारकुनान खुलकर पार्टी के इस फैसले की मुखालिफत कर रहे हैं। इस मामले का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें कांग्रेस काउंसलर सद्दाम हुसैन एक जलसे को खिताब करते हुए फैसले को गलत बताया। अपनी तकरीर में उन्होंने कहा कि रुचि वीरा जी, आप मुरादाबाद में इत्तेहाद की उम्मीदवार हैं, अच्छी बात है, मगर डॉक्टर एसटी हसन साहब सैयद हैं, वो हमारे नबी के खानदान से ताल्लुक रखते हैं। मैं आपको बता दूं, हम सब लोग सैयदों के गुलाम हैं, हम सैयदों की इज्जत करते हैं और उनके लिए हम अपनी गर्दन कटा देंगे, अपने आप को तबाह कर देंगे, शहीद कर देंगे, मगर हम उनकी बेइज्जती नहीं झेल सकते। बीते मंगल को नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह फारूक अब्दुल्ला ने मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी पर कई बड़े इल्जामात लगाए। उन्होंने दावा किया है कि बीजेपी मुल्क में रूस और चीन जैसा हुक्मरानी दोहराना चाहती है, इसीलिए इंडो इत्तेहाद मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन की हिफाजत के लिए आगे आया है, भले ही ये हमारी जान की कीमत पर हो। आपको बता दें, फारूक कल जम्मू लोकसभा सीट से अपना नामजदगी दाखिल करने वाले कांग्रेस उम्मीदवार रमन भल्ला के साथ पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि इंडिया इत्तेहाद कॉन्स्टिट्यूशन की हिफाजत के लिए किया गया है, क्योंकि ऐसा अंदेशा है कि बीजेपी के जरिए कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म किया जाएगा और यहाँ वही होगा जो रूस के सदर पुतिन और चीन के सदर शी जिनपिंग ने किया है। बीजेपी कोशिश कर रही है क्योंकि वो जिंदगी भर मुल्क पर किसी मुखालिफत के बिना हुकूमत करना चाहती है। इतना ही नहीं, फारूक ने कच्चा तीवू आइसलैंड श्रीलंका को दिए जाने पर शुरू हुए तनाज़े पर किए गए सवाल का जवाब देते हुए कांग्रेस का बचाव करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि चीन हमारी जमीन खा गई है, उस पर कोई बात क्यों नहीं करता। श्रीलंका को छोड़िए, हमारी जमीन की बात करिए, लद्दाख की जमीन की बात करिए। शराब घोटाला मामले में आप नेता संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जमानत दिए जाने के बाद से अपोजिशन इत्तेहाद इंडिया लगातार मरकजी हुकूमत पर निशाना साध रहे हैं। वहीं इस बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही ईडी के केस पर सवाल उठाए थे। जहां सियासी फायदे के लिए एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है, वहां अदालत से उम्मीद है कि लोगों को इंसाफ मिलेगा। और क्या कुछ कहा उमर अब्दुल्ला ने, सुनवाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही ईडी के केस पे सवाल उठाए थे। उन्होंने ये कहा था, उनकी ऑब्जर्वेशंस थी कि एविडेंस है नहीं, सबूत है नहीं और केस बनता नहीं है। तो शायद सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस के बाद ईडी ने उनके बेल को जो है अपोज नहीं किया। आमतौर पे आम आदमी पार्टी वाले कहते हैं कि इस केस में कोई ज़्यादा दम है नहीं। अदालत से हम यही उम्मीद करते हैं कि जहाँ जहाँ इन एजेंसियों की जो है गलत इस्तेमाल की जा रही है सियासी वजूहात के बुनियाद पे, वहाँ पे कोर्ट्स जो हैं अपना जोर और अपना इन्फ्लुएंस और अपना फैसला इस तरह इस्तेमाल करें कि एजेंसियों का गलत इस्तेमाल ना हो। देखिए, जो जहाँ पे धांधली हुई है, जहाँ पे करप्शन हुआ है,
वहाँ पे जाहिर सी बात है कि सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन जहाँ पे केसेस जो हैं वो पॉलिटिकल हैं, जहाँ पे सिर्फ इलेक्शन में उसका जो है एजेंसियों का असर रसूख इस्तेमाल किया जा रहा है, वहाँ पे हम अदालतों से उम्मीद करते हैं कि इंसाफ जो है लोगों को मिलेगा। 25 साल बाद एक बार फिर ताइवान में 7.2 शिद्दत वाले जलजले के तेज झटकों ने तबाही मचा दी है। आपको बता दें, अचानक आए इस जलजले के तेज झटकों की वजह से ताइवान में कई इमारतें जमींदोज हो गईं। इसके अलावा कई इमारतें नीचे की तरफ झुक गईं। बताया जा रहा है कि इन इमारतों के नीचे लोगों के दबे होने की भी खदशा जताई जा रही है। आपको बता दें, जलजले से जुड़ी कई वीडियोस भी सामने आई हैं, जिसमें देखा जा सकता है कि जलजले के तेज झटकों से कई इमारतें नीचे की तरफ झुक गई हैं, जिससे ये साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये जलजला कितना खौफनाक रहा होगा। वहीं ताइवान में आए तेज भूकंप के मद्देनजर फिलीपींस और जापान में भी सुनामी का अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं बुध को आए जलजले के बाद ताइवान के फायर डिपार्टमेंट की तरफ से बताया गया है कि आइसलैंड के ईस्ट साहिल पर आए तेज जलजले में अब तक एक शख्स की मौत हो गई है, जबकि 50 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। बताते चले, ताइवान में पिछले 25 सालों में महसूस किए गए जलजलों में ये सबसे ताकतवर जलजलों में से एक है। इससे पहले सितंबर 1999 में ताइवान में 7.6 शिद्दत का जलजला आया था, जिसमें 2400 लोगों की मौत हुई थी। ताहम ताइवान में अक्सर जलजले के झटके महसूस किए जाते रहे हैं, लेकिन 7.2 शिद्दत वाला ये दूसरा बड़ा जलजला है। यूपी के वजीर आला योगी आदित्यनाथ आज फतेहपुर सीकरी लोकसभा हलके के शमशाबाद में मुनक्किद अजीम जन चौपाल से खिताब करते हुए अपोजिशन पर जमकर हमला बोला। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मुल्क में इस वक्त जो इंतखाबी लड़ाई चल रही है वो वाज़े दिखाई दे रही है। एक तरफ फैमिली फर्स्ट वाले लोग हैं तो दूसरी तरफ नेशन फर्स्ट वाले। क्या कुछ कहा योगी आदित्यनाथ ने, आगे सुनवाते हैं। कि देश के अंदर जो वर्तमान में पूरी चुनावी लड़ाई चल रही है, ये बहुत स्पष्ट है, ये बहुत स्पष्ट दिखाई दे रहा है। एक तरफ फैमिली फर्स्ट वाले लोग हैं, दूसरी तरफ नेशन फर्स्ट वाले लोग हैं। एक तरफ जातिवाद का नारा देकर के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने वाले लोग हैं, दूसरी तरफ राष्ट्रवाद के आधार पर एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी है। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती पेपर लीक मामले में यूपी एसटीएफ के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। दरअसल यूपी पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने पेपर लीक के मास्टरमाइंड राजीव नयन मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक यूपी एसटीएफ के नोएडा यूनिट ने पेपर लीक के मास्टरमाइंड राजीव नयन मिश्रा को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि मुजरिम यूपी के प्रयागराज का रहने वाला है। खबरों के मुताबिक नयन मिश्रा पहले भी कई भर्ती एग्जाम के पेपर लीक करवा चुका है। वह एनएचएम घोटाले में ग्वालियर और यूपी टेट पेपर लीक में कौशाम्बी में जेल जा चुका है। बताते चले कि यूपी पुलिस और स्पेशल टास्क फोर्स उसकी तलाश में कई दिनों से छापेमारी कर रही थी, जिसके बाद 2 अप्रैल को इनपुट मिलने के बाद राजीव नयन मिश्रा को परी चौक ग्रेटर नोएडा से गिरफ्तार किया गया। आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दें कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में करीबन 48 लाख उम्मीदवारों ने एप्लीकेशन किया था, पर पेपर लीक की वजह से एग्जाम रद्द करना पड़ा था। कांस्टेबल एग्जाम रद्द होने के बाद से ही यूपी पुलिस और एसटीएफ पेपर लीक मामले के मुजरिमों तक पहुंचने की कोशिश में जुटी हुई थी। वहीं अभी तक इस पेपर लीक मामले में 300 से ज्यादा मुजरिमों को पकड़ा जा चुका है। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी बीजेपी और मरकजी हुकूमत पर लगातार हमले कर रही है। पार्टी के तमाम सीनियर लीडरान हर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और इस कड़ी में बुध को दिल्ली हुकूमत के वजीर गोपाल राय ने मीडिया से बात की और एक बार फिर मरकजी हुकूमत पर हमला किया। तो उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। आप अरविंद केजरीवाल की इस लड़ाई में आप साथ देना चाहते हैं तो आप 7 अप्रैल को देश व्यापी ये उपवास का कार्यक्रम होगा, उसमें आप सहभागी बने, अपने अपने जगह पे उपवास करें। उसी तरह से पूरे देश में 7 तारीख को जैसे सामूहिक उपवास होगा इस गिरफ्तारी और तानाशाही के खिलाफ, दिल्ली के अंदर 7 अप्रैल को जंतर मंतर पे 11 बजे से सामूहिक उपवास किया जाएगा। दिल्ली में जो जंतर मंतर पे सामूहिक उपवास होगा, जिस सामूहिक उपवास में हमारे दिल्ली सरकार के सभी मंत्री, सभी विधायक, सांसद, हमारे सभी पार्षद, जो पदाधिकारी हैं वो
सभी लोग शामिल होंगे। कांग्रेस एमपी राहुल गांधी ने वायनाड हलका से अपनी नामजदगी दाखिल कर ली है। तो नामजदगी दाखिल करने से पहले उन्होंने वायनाड में रोड शो भी किया। इस दौरान उनका जोरदार इस्तकबाल किया गया। राहुल गांधी का रोड शो सुबह के 11 बजे से शुरू हुआ। रोड शो में हजारों की तादाद में कांग्रेस कारकुनों और हामियों ने शिरकत की। इस दौरान राहुल ने वायनाड के लोगों को खिताब भी किया। कांग्रेस एमपी राहुल गांधी ने कहा, आपका एमपी बनना मेरे लिए इज्जत की बात है। मैं आपको वोटर के तौर पर नहीं देखता हूं। मैं आपके साथ वैसा ही सलूक करता हूं और आपके बारे में वैसा सोचता हूं जैसा मैं अपनी बहन के लिए करता हूं, क्योंकि वायनाड के घरों में मेरी माँ, बहन, भाई और वालिद रहते हैं। वहीं रोड शो खत्म होने के बाद राहुल ने जिला कलेक्टर को अपनी नामजदगी का खत सौंपा। बता दें कि 2019 के लोकसभा इंतखाबात में राहुल गांधी ने वायनाड से 4 लाख से ज्यादा वोटों के फर्क से बड़ी जीत हासिल की थी। 10 साल तक मुल्क की कमान संभालने वाले साबिक पीएम मनमोहन सिंह, 9 मरकजी वजीरों समेत 54 राज्यसभा मेंबरों की मियाद बुध को खत्म हो गई, जिसमें 7 मरकजी वजीरों समेत 49 मेंबरों की मियाद मंगल को ही खत्म हो गई थी, जबकि 5 मेंबरों की मियाद आज खत्म हो गई है, जिनमें साबिक पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह भी शामिल हैं, जिनकी राज्यसभा में 33 साल लंबी पार्लिमानी पारी खत्म हो गई है। बता दें कि डॉक्टर मनमोहन सिंह पहली बार साल 1991 में राज्यसभा के मेंबर बने थे। वो साल 1991 से 1996 तक नरसिम्हा राव हुकूमत में वजीर खजाना रहे। इस दौरान उन्होंने भारत की इकोनॉमी में कई सुधारों की शुरुआत की। साथ ही मनमोहन सिंह साल 2004 से 2014 तक वजीर आजम रहे। वहीं अब मियाद खत्म होने के बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह की इस सीट पर कांग्रेस लीडर सोनिया गांधी को राज्यसभा में एंट्री मिलेगी। समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। एक जलसे को खिताब करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए अपोजिशन लीडरान की गिरफ्तारी की जा रही है। उन्होंने कहा, बीजेपी हुकूमत ने रिश्वतखोरी और लूट के नए तरीके खोजे हैं। बीजेपी ईडी, सीबीआई और एजेंसियों से डराकर धमकाकर चंदा वसूल रही है। जब बीजेपी का वसूली मॉडल पकड़ा गया तो लोगों का ध्यान भटकाने के लिए उन्होंने अपोजिशन लीडरान को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी इंडिया इत्तेहाद की एकता से डर गई और इसलिए फर्जी मामले दर्ज करके अपोजिशन लीडरान को बदनाम कर रही है। साथ ही अखिलेश ने अदालतों पर भरोसा बनाए रखने पर जोर दिया। उन्होंने ये भी कहा कि अदालत सच्चाई का साथ देगी, धीरे धीरे सभी लीडरान आजाद होंगे। बीजेपी हुकूमत ने दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल, झारखंड के हेमंत सोरेन, सपा के मोहम्मद आजम खान और उनके खानदान को झूठे मामलों में फंसाया है। लोकसभा इंतखाबात से पहले कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। बता दें, बॉक्सर विजेंद्र सिंह ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। तो विजेंद्र सिंह बीजेपी के हेड ऑफिस पहुंचे और पार्टी की रुकनियत कबूल की। बता दें, बीजेपी के नेता विनोद तावड़े ने उन्हें बीजेपी की रुकनियत कबूल कराई और पटका पहनाकर इस्तकबाल किया। बता दें, विजेंद्र सिंह की सियासत में एंट्री 2019 में हुई थी, जब उन्होंने कांग्रेस की रुकनियत कबूल की थी। कांग्रेस ने उन्हें साउथ दिल्ली लोकसभा सीट से इंतखाबी मैदान में उतारा था। वहीं अब विजेंद्र सिंह का बीजेपी में जाना कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि माना जा रहा था कि वो हेमा मालिनी के खिलाफ मथुरा लोकसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार हो सकते हैं। नाजरीन, मुल्क की बात में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहें तहजीब टीवी। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।